दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज़ादी से पहले हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी और जो जमींदार हुआ करते साहूकार हुआ करते वो उनके खेतों में काम करने वाले और घरों में काम करने वाले जो मजदूर तबका हुआ करता है यानी दलित समुदाय हुआ करता उनको अपने पास नहीं बैठने दिया करता। उनको ज़मीन पर बैठने का वो था, वो अपने साथ में चारपाई पर नहीं बैठ सकते थे, उनको टच नहीं कर सकते थे, उनके कपड़ों को हाथ नहीं लगा सकते थे, शरीर को हाथ नहीं लगा सकते थे। तो महात्मा गांधी इस चीज़ के विरुद्ध थे। तो उन्होंने एक कानून बनाने का पैरोकार किया, एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट। लेकिन दोस्तों उस टाइम जमींदार प्रथा थी तो उसका विरोध इतना ज़्यादा हुआ कि महात्मा गांधी वो कानून नहीं बनवा पाए अंग्रेज़ों से। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी की उसी एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट के परिणाम से जो भारत सरकार आई तो उसने 1955 में इसी नाम से कानून बनाया, अस्पृश्यता अधिनियम एक्ट, जो 1955 में लागू हुआ। उससे क्या था कि सभी को समान अधिकार दे दिया गया और ये अपराध घोषित कर दिया गया कि अगर कोई जमींदार या कोई भी बड़ा व्यक्ति या स्वर्ण जाति का व्यक्ति था, अगर निम्न जाति को टच करने से मना करेगा या उसके साथ कुएं में से पानी लेने से मना करेगा तो वो एक अपराध होगा। तो इससे दोस्तों ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा उससे सुधार हुआ उसमें। लेकिन इससे जो हरिजन यानी जो बैकवर्ड क्लास थी, दलित समुदाय था, वो कांग्रेस के साथ उसके जुड़ गया, वो कि वो कांग्रेस है जो वो उनके अधिकारों की पैरोकार है, तो वो कांग्रेस को की तरफ झुक गया वो और कांग्रेस शासन करती रही। लेकिन जब 1975 में जनता पार्टी की सरकार आई दोस्तों, तो जनता पार्टी की सरकार ने भी इस चीज़ को महसूस किया और 1976 के अंदर इसी एक्ट को सुधार करके नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम उसने पारित किया और उसी के अंदर वो थोड़े से कठोर वो सजा का प्रावधान और कठोर नियम बना दिए उसके तहत। तो इससे भी जो बैकवर्ड क्लास था, दलित समुदाय था यानी SC ST OBC समुदाय था, उसको भी थोड़ा हाँ अच्छा लगा। लेकिन जब 1989 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी चाहते थे, उस टाइम राजीव गांधी की सरकार बनी थी, तो वो भी चाहते थे कि इस तरह का जो कानून है अगर वो SC ST के लिए स्पेशल बनाया जाए तो उससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और जो भी SC ST और OBC समुदाय है वो कांग्रेस का परमानेंट वोटर बन जाएगा। तो 1989 में राजीव गांधी की सरकार चली गई थी, लेकिन जाने से पहले राजीव गांधी जी ने SC ST एक्ट बना दिया और उसमें ऐसे प्रावधान कर दिए कि जो कि पूरी तरह से एक तरफा कानून था और वो SC ST समुदाय के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के इतने अधिकार दे दिए गए कि उसमें SC ST समुदाय तो कांग्रेस का वोटर बन गया, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल होने लगा और उसका बेजा इस्तेमाल होने से उसमें जो प्रावधान थे वो थे इसके। और वो जो SC ST के लोग थे वो सवर्ण समुदाय था यानी जाट और ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, उस समुदाय के ऊपर वो बगैर उसके एलिगेशन लगाने लगे कि ये हमें जाति सूचक शब्द बोलते हैं। और उसमें प्रावधान ये था कि अगर किसी व्यक्ति को दलित व्यक्ति को जाति सूचक शब्द बोला जाएगा तो उसकी इंक्वायरी नहीं होगी, पहले FIR दर्ज होगी और पहले उसको गिरफ्तार किया जाएगा और नॉन बेलेबल वारंट बना दिया, नॉन बेलेबल अपराध बना दिया, इसको संज्ञेय अपराध बना दिया। और उसकी जो जमानत थी वो हाई कोर्ट से पहले नहीं और उसमें सजा का भी कड़ा प्रावधान दिया गया। लेकिन सबसे इसमें बड़ी बात ये थी कि पहले FIR दर्ज और पहले गिरफ्तारी बाद में इंक्वायरी। तो इससे जो दलित समुदाय था दोस्तों, उसने सवर्ण समुदाय का बहुत से लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और एलिगेशन लगा के ना उन लोगों से न सिर्फ जिनके साथ व्यक्तिगत दुश्मनी हुआ करती, निजी उनके साथ रंजिश हुआ करती, उनको जेल करवाई उनको और सौदेबाजी के रूप में भी उनसे पैसे ठगे या इस तरह का वो किया। यानी एक तरफा कानून था ये। और लेकिन इससे भले ही एक तरफा कानून हो, लेकिन इससे जो दलित समुदाय था वो कांग्रेस की तरफ इसमें ज़रूर वो हो गया, उसका पक्का वोटर इसमें बन गया। और इसका जो बेजा इस्तेमाल का दोस्तों सबसे बढ़िया उदाहरण मैं देना चाहूँगा, एक डांसर हुआ करती सपना चौधरी। हालांकि मेरे नज़रिए से न तो उसको डांस आता न वो अच्छी गायिका है, लेकिन कमर मटकाती है और लोग आजकल जो युवा हैं वो पागल हो जाते हैं उसके पीछे। बस ये था, उसके खिलाफ उसने एक कोई रागनी गा दी थी, तो उसमें एक हरिजन शब्द का इस्तेमाल आया था, तो किसी SC समुदाय के व्यक्ति ने उसके ऊपर केस कर दिया और उसमें मैंने वो वीडियो भी देखी थी, वो बार बार माफ़ी मांग रही थी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, सारे प्रोग्राम उसके कैंसिल हो गए थे और हाई कोर्ट से उसको जाकर जमानत मिली, काफ़ी देर से जमानत मिली, क्योंकि इसके प्रावधान ही ऐसे थे कि पहले गिरफ्तारी
और जमानत नहीं और इंक्वायरी बाद में, तो उसने वो समझौते के रूप में जिसने शिकायत की थी उसको काफ़ी पैसे देने पड़े, जब जाकर ये मामला था वो सॉर्ट आउट हो पाया, ऐसा सुनने में आता है। खैर दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये बनाया हुआ था कांग्रेस का। तो अब राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो ये चाहती है कि वोटर हमारे ही हों, भले ही उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए या उसको एक्स्ट्रा अधिकार दिए जाएं, ताकि वो ये सोचे कि हमारे अधिकारों की अगर कोई सुरक्षा करती है तो ये पार्टी है। तो उसके बाद जब बीजेपी का उदय हुआ दोस्तों, तो बीजेपी का तो शुरू से ही टारगेट ही पक्षपात की, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। और उसने एक तरफा राजनीति की, समाज को डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी के तहत समाज को बांटा हुई, हिंदू मुस्लिम का उसका जो बेस था वही हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा के ना आपस में वोटों को वो करना था। लेकिन जब वो उसमें कामयाब हुई तो उसने एक कदम और आगे बढ़ के ना आपस में समुदायों को भी बांटना शुरू कर दिया। और उसने एक 2016 में एक्ट बनाया, तो इसी SC/ST एक्ट को और ज़्यादा कठोर बना दिया था। लेकिन जब इसका ज़्यादा विरोध हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, और वो फिर वापस जो 2012 का एक्ट में जो संशोधन हुआ था उसी एक्ट को दोबारा से लागू कर दिया। लेकिन वो प्रावधान इतने ज़्यादा सख्त थे दोस्तों कि आज भी उस एक्ट के नाम से लोगों के ऊपर, जो स्वर्ण समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर लोग केस कर देते हैं, और वो सेटलमेंट पे जाके ही ख़त्म होता है, क्योंकि आज भी उसके कड़े प्रावधान है। लेकिन इस चीज़ को अदालतें हैं वो समझने लगी कि इसका बेजा इस्तेमाल होने लग रहा है, तो उसने कई ऐसे प्रावधान कर दिए जो पहले इंक्वायरी का था कि भाई पहले इंक्वायरी नहीं होगी, उसने ये कर दिया कि उसमें इंक्वायरी की जाएगी उसमें, और अगर किसी तरह का कोई झूठी वो पाती है, उस शिकायत पाती है, तो उसके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाएगा शिकायतकर्ता के ऊपर। और पहले ये था कि अगर किसी ने SC/ST समुदाय के बंदे ने मात्र शिकायत भी कर दी तो अगले को तो गिरफ्तार किया ही जाएगा, लेकिन सरकार उस SC/ST शिकायतकर्ता को 22,500 से लेकर 8,25,000 रुपये का मुआवजा भी देगी। इतना ज़्यादा सख्त कानून हुआ करता है ये। तो दोस्तों, जब ये दिखाई दिया कि उसकी जो पॉलिसी है वो उसको डिवाइड करने की जो पॉलिसी है बीजेपी, उसके तहत अभी बीजेपी एक और अधिनियम लेके आई है। और मैं ये बार बार जो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, वो आपने हरियाणा के अंदर जो 35 बिरादरी वर्सेस जाट बिरादरी का वो किया था, और उसमें जो हरियाणा के अंदर भाईचारा खराब हुआ था, वो भी उसी की नीति के एक तहत था। और अब उससे आगे चल के भी अब जो बीजेपी की, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि बीजेपी सिर्फ जाट वर्सेस नॉन जाट तक नहीं रुकेगी, उसके बाद आपस में समुदायों को भी डिवाइड करेगी। और वही काम किया। अब बीजेपी सरकार है जो वो एक एक्ट लेके आई थी, UGC एक्ट बिल के नाम से लेके आई थी। तो उसमें क्या था, और भी ऐसे प्रावधान कर दिए कि उसमें जो स्वर्ण जाति के बच्चे थे उनके लिए सारा स्कोप ही बंद हो गया उच्च शिक्षा के अंदर। वैसे तो SC/ST एक्ट आज भी है, लेकिन जो उच्च शिक्षा है वहाँ तक भी उसने रास्ता रोक दिया स्वर्ण समुदाय का। स्वर्ण समुदाय का तात्पर्य ये जाट ब्राह्मण और इस तरह का जो समुदाय है उनका। और वो बिल क्या था कि उसमें ये था कि उच्च शिक्षा के अंदर, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, विशेष रूप से SC/ST और OBC यानी 3 समुदायों को वोट लेने के लिए उसने ये कर दिया कि अगर इस समुदाय के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा और कोई भी इस समुदाय का बच्चा, टीचर या कर्मचारी स्वर्ण समुदाय के खिलाफ अगर कोई शिकायत कर देता है तो उसके ऊपर 1 महीने के अंदर कार्रवाई करनी ही करनी पड़ेगी। और अगर शिकायतकर्ता उसमें संतुष्ट नहीं होता तो फिर वो एक वो पद बनाया था, उसके पास ओम्बड्समैन या इस तरह का पद था, लोकपाल के नाम से जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको शिकायत करेगा और उसको शिकायतकर्ता के अनुसार फैसला करना पड़ेगा। और अगर उस यूनिवर्सिटी के अंदर शिकायतकर्ता के अनुसार फैसला नहीं हुआ, यानी वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो उस यूनिवर्सिटी की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी, उसके कोर्सों से उसको बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ तक कि जितनी यूनिवर्सिटी का हुआ है उसको मतलब एक तरह से बंद कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी। और ये सारा मामला था कि SC/ST OBC के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो सवर्ण जाति के हैं उनको वो करने के लिए कि ये सवर्ण जाति के खिलाफ कोई भी अगर शिकायत करते तो उसके ऊपर होगा ऑब्जेक्शन। इसमें दोस्तों लेकिन पूरे देश के अंदर ऐसा बवाल आया क्योंकि ये स्पष्ट रूप से था इस बिल के अंदर कि वो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए SC/ST और OBC के लिए बनाया हुआ कानून था, ये बिल था। और अगर ये
बिल, ये कानून बन जाता, तो ये देखिए कि जो स्वर्ण जाति के बच्चे यानी जाट कम्युनिटी के, ब्राह्मण कम्युनिटी के, कास्ट कम्युनिटी के या इस तरह के जो जाति के वो हैं बच्चे, अगर उनके खिलाफ अगर कोई बच्चा एडमिशन ले लेता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी कोर्स के अंदर, जैसे इंजीनियरिंग का है, डॉक्टरी का या और कोई उसमें, तो उसके खिलाफ मात्र एक शिकायत ही तो चाहिए। शिकायत करते इसको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाएगा, और अगर वो यूनिवर्सिटी बाहर नहीं करती तो यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। तो अब ये देखिए, वोट की राजनीति के लिए बीजेपी कहाँ तक पहुंची। लेकिन अब उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने, अभी कल ये फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ के ऊपर स्टे कर दिया है और दोबारा से उन प्रावधानों को बनाने का वो किया। लेकिन प्रयास अब भी यही है सरकार के, वर्तमान केंद्र सरकार के, कि वो SC ST और OBC को बाकी की जो दूसरे समुदाय है उनसे अलग कर कर इनकी वोटों को परमानेंट किया जाए। यानी SC ST और OBC को ये लगे कि अगर कोई हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने वाली पार्टी है तो वो सिर्फ वर्तमान सरकार है, और कोई वो नहीं, दूसरी जो पार्टी है वो हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं करती, और हमारी हित चिंतक है वो वर्तमान केंद्रीय सरकार है, ताकि वो SC ST और OBC के जो वोट हैं वो वर्तमान सरकार को मिल सके और हर बार उसको जीतने का जो रास्ता वो अपने आप साफ होता दिखाई दे। लेकिन दोस्तों, विरोध हुआ इसमें। लेकिन मैं एक दो चीज़ कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि जाट कम्युनिटी की ये जो सिरमौर बनी घूमती है खाप पंचायतें, इस खाप पंचायतों में से किसी भी खाप ने इस बिल के खिलाफ कोई भी समर्थन, ये जो समर्थन गैंग है इसने कोई भी वो विरोध नहीं किया इसका, आके ये जाट कम्युनिटी के खिलाफ है या सवर्ण कम्युनिटी के खिलाफ है, इसको हम लागू नहीं करने देंगे। वो खाप पंचायतें जो किसी एक व्यक्ति के पक्ष में तो निर्णय दे देती है, भले ही चाहे उसके ऊपर बलात्कार के आरोप हों या ऐसी समुदाय की लड़की के खिलाफ उसके आरोप हों, उसको तो क्लीन चिट दे देती है, भले ही कोर्ट में आगे चल के वो दोषी सिद्ध हो, लेकिन कोर्ट खाप पंचायत अपना फैसला 1 सेकंड के अंदर सुना देती है कि फला फला आदमी निर्दोष है। लेकिन जब उसी समुदाय के बच्चों का हक मरने की जो बारी आई थी उनके विश्वविद्यालयों के अंदर, उस शिक्षा के अंदर उनको सरकार ने बाहर करने का रास्ता बना दिया था, उसमें किसी भी खाप ने एक शब्द भी नहीं बोला। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये खाप आखिर हैं किस लिए? क्या ये जो जाट समुदाय के हितों की चिंता की जो बात करते हैं, क्या आवाज़ उठाई खापों की किसी भी खाप ने? कम से कम मैं एक उदाहरण इसमें ब्राह्मण कम्युनिटी के एक बच्चे का देना चाहूँगा, हालांकि मैंने हमेशा उसकी आलोचना की है, वो है मासूम शर्मा, गायक है। मासूम शर्मा हमेशा ही हमारी संस्कृति के खिलाफ गाने बनाकर काफ़ी गाने उसके बैन भी हुए, और मैं इस चीज़ से उसकी आलोचना भी करता हूं। लेकिन मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई मासूम शर्मा के खिलाफ कि वो जो देसी पत्रकार है करमू धर्मू, तो धर्मू का सगा साला है, यानी उसकी मिसिज का रियल ब्रदर है, और धर्मू जो करमू धर्मू ये मेरे शिष्य है, तो इसलिए मैंने मैसेज तो दिया कि ऐसे गाने ना बनाए जाए, लेकिन उसके खिलाफ वो नहीं बनाई, कभी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज जब उसने इस ब्राह्मण समुदाय के पक्ष में और सरकार की आलोचना की, तो मैं खुले दिल से मासूम शर्मा के को साधुवाद देता हूँ और उसकी तारीफ करता हूँ कि कम से कम अपने समुदाय के साथ वो खड़ा तो हुआ। और कहाँ ये खाप जो बड़े बड़े पगड़ी बांध के न और आके न चैलेंज कर देते, सरकार को चैलेंज कर देते, धमकी दे देते, तो कि हम अन्याय नहीं होने देंगे, सरकार को से टकरा जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे। और अब जब विरोध करने का टाइम हुआ तो सांप सूंघ गए इन खाप पंचायतों को। क्यों, किस लिए ये खाप पंचायतें? बड़े दुख की बात है दोस्तों। खैर, अब ये जो UGC बिल है अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया है, लेकिन अब ये देखिए वर्तमान सरकार है उसकी मंशा कहाँ तक है, कहाँ तक समाज को डिवाइड करने की है, और कहाँ तक जिस समुदाय की वोट ज़्यादा है उस समुदाय को ताकत, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दे के न, और जो सवर्ण समुदाय विशेष रूप से जाट ब्राह्मणों इस तरह के समुदाय है उनको डाउन करने के, उनको आपस में डिवाइड करने के लिए क्या क्या खेल खेलने लग रही है। लेकिन दुख ये है कि जिनको विरोध करना चाहिए वो इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे, और ये हमारे समुदाय के बच्चों के लिए बहुत ही घातक चीज़ है कि जिनको विरोध करना चाहिए वो विरोध नहीं कर रहे, और जिनको ताकत नहीं देनी चाहिए उनको सरकार ताकत इतनी ज़्यादा देने लग रही है कि आने वाले टाइम में वो बहुत घातक सिद्ध होगा। खैर दोस्तों, चलिए आज के लिए इतने, देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन खाप पंचायतों का ये जो रोल है ये कभी भी मेरे समझ में नहीं आया कि ये किस लिए हैं। खाप पंचायतें क्यों अपने आप को ये समाज का पुरोधा मानती, क्यों अपने आप को ये समाज का सिरमौर मानती है? जब वो समाज के हित के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती तो क्या फ़ायदा, क्यों ना बैन लगा दिया जाए इन खापों के ऊपर। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। अगर आपको लगता है
कि मैं गलत हूँ तो भी आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की मैं जो विश्लेषण मैं आपके सामने करता रहूँ, इसी तरह की विश्लेषण आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।